हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, हुक्स लॉ। तो सबसे पहले हुक्स लॉ का एजम्पशंस हम देखते हैं कि इसके एजम्पशंस क्या हैं इस लॉ के लिए। पहला एजम्पशंस है कि इसका केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है वह थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट एजम्पशंस है कि टेम्परेचर में लोडिंग के दौरान कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लोडिंग। थर्ड एजम्पशंस है कि जो है मटेरियल में किसी टाइप का स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना, यानी कि मटेरियल जो है परफेक्टली स्मूथ माना जाता है इस लॉ में। देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। जो मटेरियल का या कोई बॉडी है उसका सरफेस जो है परफेक्टली स्मूथ हो। इसका नेक्स्ट एजम्पशन है कि मटेरियल जो है वह डिफॉर्मेबल होना चाहिए। ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए नहीं है ये। मटेरियल जो है वह डिफॉर्मेबल होना चाहिए। तो हुक्स लॉ कहता क्या है कि किसी इलास्टिक लिमिट में जब किसी मटेरियल को लोडेड किया जाता है तो स्ट्रेस जो है वह स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। When a material is loaded within its elastic limit, the stress directly proportional to the strain. स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये है हुक्स लॉ। इस लॉ के अनुसार हम अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो कोई भी स्ट्रेस हमारा जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करस्पॉन्डिंग। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वह नॉर्मल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसे हम लिख सकते हैं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एन ऑफ प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एन। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। उसी तरह शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा शेयर स्ट्रेन के, यानी कि टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो सिग्मा इक्वल्स टू होगा सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन। तो जहां पे ई क्या है, ई है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस लॉ में स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन है। स्ट्रेन क्या है ये हम बता चुके हैं। तो स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रेस क्या है? इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इक्वेशन के द्वारा या फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के द्वारा। स्ट्रेस को कैलकुलेट किया जा सकता है।
या मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए स्ट्रेस जो फंक्शन होगा, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस कांट बी मेजर्ड। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन से या फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से। इसे मेजर नहीं किया जा सकता है स्ट्रेस को, और स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार जो इक्वेशन हमारा है सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस जो किसका फंक्शन है? स्ट्रेन का फंक्शन है। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। अब जो होंक्स लॉ हमारा है सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। कंपेयर द इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम इससे कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इजिली ड्रा कर सकें। सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, इसको कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जब इसका कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन जो हमारा y का कंपेयर है यहाँ सिग्मा से हो रहा है, और x का कंपेयर हो रहा है एप्सिलॉन से। यहाँ पे हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये y हो गया और यहाँ पे x। ठीक है, तो इसका ग्राफ पहले तो y एक्सिस पे जाएगा और y से हमारा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, y से हमारा क्या जाएगा? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। y से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, जहाँ पे y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो इस कंपैरिजन में y जो सिग्मा के कंपेयर है और x है एप्सिलॉन के कंपेयर, तो इस प्रकार जो m का कंपेयर होगा वह किससे हो जाएगा? e से, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप m है। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? m होगा, जो कि m है इस ग्राफ का स्लोप। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बनाते हैं फॉर हुक्स लॉ के लिए। हुक्स लॉ से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सिग्मा और इधर एप्सिलॉन। जब इसका हमने कंपैरिजन किया तो y कंपेयर है सिग्मा का और x कंपेयर का एप्सिलॉन का, यानी कि m हमारा जो कंपेयर है e का, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? 0 है। इसलिए इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमारा c का वैल्यू 0 होगा, यानी कि हमारा जो ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन होगा वह ओरिजिन से होगा। इन ग्राफ में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ ग्राफ में जो m है यह क्या है? यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यंग्स मॉडुलस क्या है यहाँ पे इस ग्राफ के लिए? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ग्राफ हमारा यंग्स मॉडुलस है, स्लोप हमारा यंग्स मॉडुलस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? Here Young's modulus represent the gradient और slope of a stress strain diagram, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमारा यंग्स मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन c इक्वल्स टू 0, इसमें हमारा c इक्वल्स टू 0 है, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू 0 है इसलिए हमारा ग्राफ क्या होगा? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया स्लोप इसका यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस।
सो ये हमारा हो गया स्टेट सस्टेन डायग्राम फॉर हुक्स लॉ। अब ये डायग्राम बताता है कि स्टेट सस्टेन डायग्राम फॉर मटेरियल विच कंप्लीटली फॉलो द हुक्स लॉ। जो इसका कर्व क्या होगा, वह होगा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ये हमने ग्राफ में तो देख लिया है, कंप्लीटली फॉलो हुक्स लॉ। तो कर्व इसका क्या होगा, कर्व विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। Curve will be inclined straight line and slope is equals to E. Inclined straight line or linear straight line for linear elastic material. So slope equals to होगा E। इसका स्लोप क्या है, E है। E equals to Young's modulus of elasticity। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारा जो है वह सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। सो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, ये किसी इनफाइनाइट लोड को कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। ये किसी जो है पार्टिकुलर लोड के लिए है, ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट लोड तक सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, ठीक है। ये बता रहा है किसी इलास्टिक लिमिट के लिए, तो कहाँ तक ये लोड, कहाँ तक के लोड के लिए सिर्फ सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के लिए है। सो ये किसी पार्टिकुलर लोड के लिए है, इट कैरी फॉर ए पार्टिकुलर लोड। और जहाँ तक ये लोड कैरी करता है, जहाँ तक कि ये लोड कैरी करता है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एट दैट पॉइंट और अ स्टेट where the material follows Hooke's law, where the material follows Hooke's law is called limit of proportionality। is called a limit of proportionality। जहां तक ये लोड कैरी करता है तो वहां तक का पॉइंट हमारे कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये हमारा पॉइंट हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहां तक ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। सो ये था फॉर हुक्स लॉ, ठीक है। ये पूरा जो टॉपिक हमारा हुक्स लॉ के लिए था। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।